स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का श्री वेदांत एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं सौरभ नामदेव। यूनिट 7 साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से और काफ़ी फास्टली आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है स्टूडेंट के पास में और सिर्फ हमारा पर्पस है रिवाइजेशन। तो आप भी ज़्यादा इसमें डिटेलिंग की एक्सपेक्टेशन ना रखें। मैं तो जो क्वेश्चन होगा उसका जो रियल आंसर होगा उससे संबंधित कुछ चीज़ होंगी तो मैं आपको बताता चलूँगा। टोटल आपके लिए ये सेशन बहुत वैल्यूबल होगा, क्योंकि जो आए हुए क्वेश्चंस हैं ये एक्सपेक्टेड जो बन सकते हैं उन्हीं पे हमने यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश की है। तो चलिए बिना देरी की हुए शुरुआत करते हैं। कंजर्वेशन एनर्जी का मतलब होता है, ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन 4 ऑप्शनों में से सबसे पहले है ऊर्जा का सृजन और विनाश दोनों होता है। न तो ऊर्जा का सृजन होगा न तो विनाश होगा। इस तरह से 4 ऑप्शंस में जो रियलिटी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है, न तो ऊर्जा को सृजित किया जा सकता है, मतलब सृजित का मतलब है निर्माण, और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट चीज। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमको यहां देखने को मिलता है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम में। तो ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। और जो ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम है, याद रखेंगे, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम से हमको पता चलता है ऊष्मा के प्रवाह के बारे में कि ऊष्मा का प्रवाह कैसा होता है। तो आपने हमेशा सुना होगा ऊष्मा ज्यादा से हमेशा कम की तरफ मूव करती है। इसी तरह से ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम में हमको ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि ऊर्जा का संरक्षण जो है ये ऊष्मा गतिकी का फर्स्ट नियम है और ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम में ऊर्जा प्रवाह के बारे में जानकारी मिलती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां होगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भूरी क्रांति, गुलाबी क्रांति या काली क्रांति? तो ध्यान से समझेंगे। इसका भी जो सुमेलित नहीं है वो राइट आंसर होगा यहां भी डी। दरअसल में होता क्या है, रजत का मतलब होता है, या रजत क्रांति जिसको इंदिरा गांधी जी ने प्रमोट करवाया था, वो अंडों से संबंधित है ना। और अंडा जो होता है उसका छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ ये कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडों से है। और रजत को ही क्या बोलते हैं? याद रखेंगे सिल्वर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिल्वर क्रांति का रिलेशन किससे है? एग से है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है या स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो स्वर्ण क्रांति या गोल्ड क्रांति का संबंध जो है वो याद रखेंगे आप फलों से होता है। तो 2 जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको इसमें बताई। बाकी चीजें, भूरी क्रांति चमड़ा से है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है, इसमें अनियन भी हो सकता है, प्याज भी हो सकता है, और काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से होता है। ठीक है। भूरी क्रांति में एक और चीज ऐड करी है, उर्वरक तो ग्रे पे आएगा, इसको रहने देते हैं अभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि रबी की फसल के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। चलिए जरा जल्दी से आप स्टूडेंट इसको फटाफट पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो होगा बी, कि जो रबी की फसल होती है उनकी बुवाई अप्रैल से जून में की जाती है। तो याद रखेंगे ये जो कथन है ये असत्य है, बाकी सारे के सारे कथन जो हैं वो एकदम सही है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किसने दिया? मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन आप शुरू से पढ़ते हैं। सर आइजैक न्यूटन जो कि ब्रिटेन से हैं, उन्होंने इस नियम को दिया है। इसके अलावा न्यूटन ने एक किताब लिखी थी 1687 में, बुक का नाम है प्रिंसिपिया।
तो प्रिंसिपिया किताब में, ये आप याद रखेंगे, प्रिंसिपिया बुक में या प्रिंसिपिया किताब में न्यूटन ने 3 चीजें पूरी दुनिया को बताई। सबसे पहली चीज बताई लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इसको, है ना। गति के 3 नियम भी इसी बुक में समराइज थे, लॉ ऑफ मोशन। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉ ऑफ कूलिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं शीतलन का नियम। तो ये 3 चीजें आपको जरूर याद रखनी है। ये गैलीलियो वो व्यक्ति है जिसने क्या बनाया था, टेलीस्कोप बनाया था, जिसकी सहायता से बृहस्पति के नेचुरल सैटेलाइटों को फर्स्ट टाइम विजुलाइज किया गया, है ना। और साथ ही साथ में थर्मामीटर बनाने वाला सबसे पहला व्यक्ति भी कौन है, गैलीलियो है। कांस्टेंट टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है नियत तापमान मापी से, इंग्लिश में कहते हैं थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट बनाने वाला भी पहली पर्सनालिटी गैलीलियो है। आइंस्टीन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो E बराबर mc², मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षिकता सिद्धांत किसने दिया था? आंसर है आइंस्टीन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी किसने करी थी? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम किसने करी थी? जिस भी व्यक्ति के नाम होगा ये टाइटल, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सत्यापित या प्रूफ किया था आइंस्टीन ने। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव का सत्यापन किया था, याद रखेंगे आप ये चीज, सत्यापन किया था किस व्यक्ति ने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने करी थी? हेनरिक हर्ट्ज ने। ये वही हर्ट्ज है, आवृत्ति का जो यूनिट होता है हर्ट्ज, उसी के बेसिस पर। कॉपरनिकस के बारे में तो पूरी दुनिया को एक ही इंफॉर्मेशन पता है और उससे बेहतर इंफॉर्मेशन कुछ हो ही नहीं सकती। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सूर्य का केंद्रीकरण सिद्धांत किसने दिया? सूर्य का केंद्रीकरण सिद्धांत का मतलब है कि ब्रह्मांड के सेंटर में कौन सी चीज सिचुएटेड है? सन, मतलब सूर्य। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। ध्वनि की तीव्रता को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को जिस यूनिट में हम कंसीडर करते हैं उसे हम कहते हैं डेसिबल। और याद रखेंगे तीव्रता यदि ज्यादा हो जाती है, ध्वनि की तीव्रता यदि ज्यादा हो जाती है तो इसी को हम शोर कहते हैं। शोर की शुरुआत या लाउड नॉइस की शुरुआत कितने डेसिबल से होती है? 80 डेसिबल से होती है। लेकिन 90 डेसिबल का साउंड यदि आप है और आप उस बीच में जाते हैं तो वो आपके कानों को परेशान भी कर सकता है। मतलब 90 डेसिबल का साउंड आपके कान के पर्दों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके जस्ट बाद लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? नो डाउट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केशिकत्व, कैपिलरी फोर्स। लेकिन केशिकत्व या कैपिलरी फोर्स यदि ऑप्शन में नहीं है तो इस क्वेश्चन का ये भी राइट आंसर होता है सरफेस टेंशन, मतलब पृष्ठ तनाव। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। हालांकि इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब केशिकत्व भी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन केशिकत्व यदि ऑप्शन नहीं है, कैपिलरी फोर्स यदि ऑप्शन नहीं है तो सरफेस टेंशन भी इसका राइट आंसर हम मानेंगे, ध्यान रखेंगे। तो लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना सरफेस टेंशन की वजह से भी होता है और कैपिलरी फोर्स की वजह से भी होता है। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी मनुष्य के शरीर का तापमान जो सामान्य होता है, मतलब अगर हम डिग्री में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 फ़ारेनहाइट, यदि हम केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन। ये चीज ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो ध्यान से सुनेगा, यहाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब ये ऑप्शन भी राइट है, और यहाँ पर बी ऑप्शन भी राइट है, मतलब दोनों ऑप्शन राइट है। हालांकि पीएससी ऐसे क्वेश्चनों को डिलीट कर देगा, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है कि किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो ये तीनों डाटा आपको याद रखने हैं। लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 का 37 डिग्री होता है, किस वजह से? तो हमारे शरीर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मस्तिष्क।
कंट्रोलर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। सो मस्तिष्क जो होता है इसी का एक पार्ट होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती है, नाम है हाइपोथैलेमस। और ध्यान से सुनेंगे, हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है जिसे कहते हैं हीट रेगुलेटरी सेंटर, हिंदी में बोलते हैं ताप नियंत्रण केंद्र। तो ताप नियंत्रण केंद्र या हीट रेगुलेटरी सेंटर, इसकी वजह से मानव शरीर का टेम्परेचर या ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है। मतलब हीट रेगुलेटरी सेंटर का टेम्परेचर 37 होता है और ब्रेन पूरी होल बॉडी को कंट्रोल करता है। तो दैट इज व्हाई द रीजन कि हाइपोथैलेमस के हीट रेगुलेटरी सेंटर का टेम्परेचर है 37, इसी वजह से होल बॉडी का टेम्परेचर है 37। तो जब आपको बुखार चढ़ती है तो हीट रेगुलेटरी सेंटर का टेम्परेचर प्रवोक हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, या एक्सेस हो जाता है, या बढ़ जाता है। मानव शरीर के पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जी हाँ, ये वही एंजाइम है जो लार में भी पाया जाता है। ये वही एंजाइम है जो आंसुओं में भी पाया जाता है, मतलब लाइसोजाइम। अच्छा, इसके बाद मतलब क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। बेंजोइक एसिड जो है ये हमारे शरीर में नहीं होता है, कि होता है मूत्र में होता है बेंजोइक एसिड। याद रखेंगे, थोड़ा सा घास पे भी मिल जाएगा आपको। पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ये आमाशय में एक रस होता है, इससे दरअसल में या इसमें पाया जाता है। स्वेद एंजाइम मतलब पसीने, ये स्वेद ग्रंथियां जो होती हैं वो दरअसल में इन्हें सिक्रीट करती हैं। सो डी जो होगा ये चीज हो गई। चलिए, काले वस्त्रों की अपेक्षा सफेद वस्त्र शीतल होते हैं, क्यों? चलिए फटाफट आप ही आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। कि वह अपने पास आने वाले प्रकाश को परावर्तित करते हैं, वजन में हल्के होते हैं, या पहुंचने वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो जनरली एक बात आप याद रखेंगे कि जो ब्लैक क्लॉथ्स होते हैं, काले कपड़े होते हैं, वो सूर्य की ऊष्मा को पूरी तरह से अवशोषित कर लेते हैं, पूरी तरह से अवशोषित कर लेते हैं। इसी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। लेकिन यदि कपड़े हैं वाइट तो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को वो क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सूर्य से आने वाली ऊष्मा को वो परावर्तित कर देते हैं, और परावर्तित कर देने की वजह से ही दरअसल में व्यक्ति को गर्मी कम लगती है। तो इसलिए गर्मी के टाइम पे श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए, व्हाइट क्लॉथ या व्हाइट टी शर्ट पहननी चाहिए, ताकि सन का रिफ्लेक्शन हो। मतलब सन की लाइट तो पड़े सरफेस पर, व्हाइट बॉडी पर, लेकिन फिर वो क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, वह अपने पास आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। अच्छा, इनमें से एक कोई स्टेटमेंट रॉन्ग दिया है, आपको उसके बारे में बताना है। जैसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, ये भी सही स्टेटमेंट है। कोशिका विभाजन के बारे में हॉफमिस्टर ने बताया था, ये भी सही स्टेटमेंट है। जो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है कि कोशिका का अध्ययन, आप भी जानते हैं कि सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है, और फादर ऑफ साइटोलॉजी का टाइटल हम उन्हें देते हैं जिन्होंने फर्स्ट सेल खोजी थी, रॉबर्ट हुक। हालांकि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट नॉन लिविंग सेल डिस्कवर की थी। अच्छा, रक्त समूह किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये तो ऑलरेडी वेल नोन फैक्ट है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कार्ल लैंडस्टीनर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप की क्या करी थी? खोज करी थी। लेकिन इसमें कुछ और ऑप्शन भी है जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। विटामिन की खोज करी थी फंक ने, ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा। सबसे पहले खोजा गया विटामिन सी है। अल्बर्ट सेविन ने, याद रखेंगे, पोलियो का टीका बनाया है। लेकिन पोलियो का टीका दो तरह का होता है, एक होता है इंजेक्टेबल फॉर्म और दूसरा होता है ओरल फॉर्म। तो पोलियो की मुख्य दवा बनाई थी अल्बर्ट सेविन ने, याद रखेंगे, पोलियो की
मुखीय दवा पोरल के ओलियो ड्रॉप सॉरी पोलियो के ओरल ड्रॉप बनाए थे दरअसल में इस पर्सनैलिटी ने, जो यूएसएसआर के एक फिजिसिस्ट थे। विलियम हार्वे जो है, इनको रक्त परिसंचरण तंत्र का हम पिता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र में इतना समय लगता है, 23 सेकंड का टाइम लगता है। ये आप थोड़ा याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कोई स्टेटमेंट एक गलत है, आपको उसको बताना है। जैसे पहला है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का मतलब है वन और वन से संबंधित उत्पादों का संवर्धन। मतलब यदि हम वनों को कटने से रोकते हैं तो निश्चित रूप में वनों का संवर्धन कर रहे हैं। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। ये भी बिल्कुल सही है। और आपने शायद सुना होगा कि मधुमक्खियों से शहद तो मिलता है, साथ ही साथ एक मोम भी मिलती है, उसे कहते हैं कार्नोबा मोम। और कार्नोबा मोम को लिपस्टिक बनाने में यूज किया जाता है। फिर हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, याद रखेंगे। और बागवानी का मतलब होता है कि बागवानी का मतलब क्या होगा, तो याद रखेंगे बागवानी का मतलब में सारी चीजें आ जाएंगी। और फूलों का उत्पादन जो है वो फ्लोरिकल्चर होता है। मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट इसी पे है, सी। और विटिकल्चर का मतलब होता है अंगूर का उत्पादन जिससे शराब बनाई जा सके। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि इनमें से गलत जो है वो सी है, हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी। गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत किसने दिया था, या गुणसूत्रों की वंशागति पे सबसे पहले किसने बात करी थी, याद रखेंगे। तो गुणसूत्रों की वंशागति पे जिसने बात करी थी उसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही बताया था कि जो एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल्स के पास होते हैं, उनमें से मेल के पास होंगे 23rd पेयर में XY। और इस तरह से आपको भी पता है कि लिंग निर्धारण के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो लिंग निर्धारण के लिए जो फादर है, पिता है, उसका Y गुणसूत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थोड़ी सी जो चीजें हैं आपको याद रखनी है। अच्छा, डार्विन ने एक थ्योरी दी थी योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द फिटेस्ट, है ना। इन्होंने एक जहाज, बीगल जहाज पर विश्व सर्वेक्षण के लिए निकले थे डार्विन, तब उन्होंने थ्योरी दी थी, तब वो एक गालापागोस आइलैंड पर भी रुके थे। फिर जॉर्ज लेमेंटर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मेंडल हो गया, मुलर, तो ये चीज आप याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था, आधुनिक वर्ड बोला गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी साल 1913 में दी थी मोजले ने, जिसमें उन्होंने किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर को इंपॉर्टेंस दी थी। उनका ऐसा मानना था कि परमाणु क्रमांक की वजह से ही तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति होती है। मतलब किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त फलन होते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले आवर्त सारणी 1869 में एक रशियन केमिस्ट ने प्रपोज करी थी, उनका नाम है मेंडलीफ, जिन्होंने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को जमाने में मदद की थी। तो चूंकि यहां क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, तो मोजले इज द राइट आंसर। परंतु रदरफोर्ड वो व्यक्ति है, याद रखेंगे, जिसने परमाणु के केंद्रक की खोज की थी, मतलब एटम का न्यूक्लियस खोजा था, और प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये चीज बताई थी। मतलब प्रोटॉन की भी खोज गोल्डस्टीन के बाद रियल पोजीशन रदरफोर्ड के द्वारा बताई गई। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा, 1808 में परमाणुवाद सिद्धांत दिया था, और उसी परमाणुवाद सिद्धांत में जॉन डाल्टन ने परमाणुओं के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन दी थी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो चीज परिवर्तित करती है उसको हम कहते हैं विद्युत सेल, याद रखेंगे, विद्युत सेल। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब विद्युत ऊर्जा में कौन सी चीज परिवर्तित करती है, तो याद रखेंगे ये होगा डायनामो, और डायनामो को ही बोलते जनरेटर। लेकिन इसी का मैं
एंटागोनिस्ट बोल दूं या वाइस वर्सा बोल दूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो चीज कन्वर्ट करती है, नो डाउट वो क्या होगा, तो डायनामो का जस्ट अपोजिट होता है, याद रखेंगे, इलेक्ट्रिकल मोटर या विद्युत मोटर। मैं इसको शॉर्ट में ऐसा लिख देता हूं, ये चीज। और सोलर सेल का काम तो ऑलरेडी आपको पता है कि सूर्य से आने वाली एनर्जी को, मतलब सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सी चीज, तो ये सोलर सेल। तो सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, विद्युत सेल। इनमें से कौन सा सोडियम का अयस्क नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16, सोडियम का अयस्क नहीं है डोलोमाइट। याद रखेंगे, तो डोलोमाइट जो है वो सोडियम का अयस्क नहीं है। और बाकी जितने भी लिखे हुए हैं ये सभी के सभी से आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो गए। अच्छा, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। पीतल के निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एक बात याद रखिएगा, पीतल एक मिश्र धातु है। तो जब भी ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है ना कि मानव सभ्यता की सबसे पहली मिश्र धातु कौन सी है, तो वो पीतल नहीं है। कई लोगों को लगता है पीतल है, जबकि है कांसा। याद रहेगा। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछा जाए कि कांसा बनता कैसे है, तो कांसा बनने के लिए दो मिश्र धातुएं होती हैं। पहला तो तांबा और दूसरा होता है टिन। लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा गया है, ध्यान से सुनेगा, कि पीतल के निर्माण में कौन कौन सी। तो इसको हम एक कोड के जरिए याद रख सकते हैं, ताज। ता से तांबा, जा से जिंक। देखिए कहां मिल रहा है, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, इनमें से असत्य को छांटिए। क्वेश्चन नंबर 18। तो असत्य जो है, सबसे पहले बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। एसिडिटी की समस्या को भी सॉल्व कर सकता है ये। और खाने के सोडे से ही अग्निशामक यंत्रों में H2SO4 को मिलाकर CO2 गैस बनवाई जाती है, जिससे आग बुझ जाती है। साधारण नमक, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं या जिसे रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, और आज के समय पे खाने का नमक जो है, इसको आपको याद रखना है कि ये जो नमक है खाने का, ये टेबल सॉल्ट बोला जा रहा है, क्योंकि डाइनिंग टेबल में बैठकर सबसे ज्यादा जिस सॉल्ट को हम आदान प्रदान करते हैं वो यही है। अच्छा, इसमें भारी जल, तो याद रखेंगे भारी जल में क्या है, ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में जो चीज रॉन्ग है, असत्य जो है वो यही है, भारी जल। कैसे, अब ध्यान से सुनेंगे। भारी जल का मतलब होता है D2O और साधारण जल का मतलब होता है H2O। तो जब ऑक्सीजन का एक परमाणु भारी हाइड्रोजन का मतलब होता है ड्यूटीरियम। तो जब ऑक्सीजन का एक परमाणु दो ड्यूटीरियम से मिलता है तब बनता है भारी जल। और भारी जल को हम मंदक के रूप में या एज अ मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। जबकि साधारण जल जो होता है उसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु, जिसे हम 1H1 कहते हैं, ये दरअसल में हाइड्रोजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन का एक रूप है जिसे हम कहते हैं प्रोटियम। तो प्रोटियम के दो एटम मिलते हैं ऑक्सीजन के एक एटम से, तब बनता है जल। मतलब यदि मैं आपसे पूछूं कि भारी जल कैसे बनता है, तो भारी जल बनता है भारी हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन, और भारी हाइड्रोजन को ही बोल सकते हैं ड्यूटीरियम। तो ड्यूटीरियम प्लस ऑक्सीजन बराबर भारी जल। और क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, पारा को कहते हैं। और पारे की वजह से होता है मिनीमाता रोग, और मिनीमाता रोग जापान में सबसे पहले देखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये है लीवर। और साथ ही साथ में लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है।
और जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो भ्रूणावस्था कहलाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। आरबीसी या रक्त का निर्माण यहीं होता है। तो रक्त निर्माण कहाँ होता है भ्रूणावस्था में? याद रखेंगे लीवर में होता है। लीवर जो होता है यहीं पर विटामिन ए का संग्रहण भी होता है और लीवर में ग्लाइकोजन भी संग्रहित होता है। अब इसके बाद किडनी के बारे में, तो किडनी एक एन हार्मोन निकालती है, उसे कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन। और एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन आरबीसी के निर्माण की दर को तेज कर देता है। तो एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन होता है जो किडनी से निकलता है। अग्नाशय जो है इससे एक रस निकलता है जिसे हम कहते हैं अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। और अग्नाशयी रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं जिनमें आपको ट्रिप्सिन नाम याद रखना है, एमाइलेज ऑलरेडी आपको याद होगा ही होगा, और फैट के डाइजेशन के लिए लाइपेज पहली बार पैंक्रियाटिक जूस में ही मिलता है। चलिए, मानव शरीर का पीएच कितना होता है? तो मानव शरीर का जो पीएच होता है वो दरअसल में हमारे रक्त का पीएच होता है। मतलब जो हमारे रक्त का पीएच वही हमारी बॉडी का पीएच। तो हमारे शरीर की ज्यादातर एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्लड कंट्रोल करता है, इस तरह से। फिर स्वाद में खट्टे होते हैं कौन? अम्ल। पीएच मान 7 से कम किनका होता है? आंसर है अम्ल। और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, आंसर है अम्ल। मतलब तीनों बातें किसके संदर्भ में बोली गई? अम्लों के संदर्भ में बोली गई हैं। लिटमस पेपर याद रखेंगे लाइकेन से बनता है और लाइकेन वनस्पति जगत के थैलोफाइटा वर्ग में आता है। और लाइकेन जो वनस्पति जगत के थैलोफाइटा वर्ग में आता है, ये शैवाल के और कवक के बीच की कड़ी माना जाता है। और लाइकेन जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड की वृद्धि में अपने आप को नहीं बढ़ा पाते। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता लाइकेन की वृद्धि को बाधित करती है। तो जहां वायु प्रदूषण होता है वहां लाइकेन नहीं पनप सकते हैं। तो वायु प्रदूषण के जैविक संकेतक किन्हें कहते हैं? हम याद रखेंगे लाइकेन को। धीमा जहर किसे कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धीमा जहर जो है याद रखेंगे ये आर्सेनिक को कहते हैं। और आर्सेनिक यदि पेयजल में मिल जाता है और आप हर दिन ऐसे पानी को पिएंगे जिसमें आर्सेनिक की अशुद्धि है, तो फिर आपको एक रोग होगा, उसे कहते हैं ब्लैक फुट डिसीज। पूरी बॉडी आपकी ब्लैक हो जाएगी और आपके पैर में या तलवे में फफोले से पड़ जाएंगे। इसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम और बोरॉन, मतलब ए, बी और डी, ये अर्धचालक होते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को। सिलिकॉन जो है इसी के जरिए बनाए जाते हैं ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर से बनाए जाते हैं इंटीग्रेटेड चिप, आईसी चिप। जीएस किल्वी ने जिसकी डिस्कवरी की थी। तो सिलिकॉन से ही ट्रांजिस्टर और आईसी चिप भी बनाए जाते हैं। जर्मेनियम आज के समय पे इसका भी यूज किया जा रहा है ट्रांजिस्टर और आईसी चिप बनाने के लिए। ऐसा। अब कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है, यदि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इनलार्ज करें और इनलार्ज करेंगे यदि इस क्वेश्चन को हम, तो देखिए जरा, इनलार्ज में ये होगा कि दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। मूत्र में यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। चींटियों में फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, याद रखेंगे ये चीज। और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, ये ऑक्जेलिक एसिड का फेरस सॉल्ट फोटोग्राफी में यूज करते हैं हम। और इमली और अंगूर में होता है टार्टरिक एसिड।
इमली में प्लस अंगूर में। मतलब इस क्वेश्चन में जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो डी है। ठीक है, चलिए। मोटर कार के दर्पण जो होते हैं उनमें क्या चीजें यूज होती हैं? तो मोटर कार या मोटरसाइकिल या कार के दर्पण में किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 24 का बी, मतलब उत्तल दर्पण लगा होता है। याद रहेगा ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद आसमान का रंग नीला क्यों होता है? तो ये थोड़ी सा फंसाने वाला क्वेश्चन है। क्यों फंसाने वाला क्वेश्चन है? देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें एकदम क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो निश्चित रूप में 25 में जो राइट आंसर जा रहा है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जब सूर्य का प्रकाश, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जब सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आपने ये चीज सुनी होगी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसमें से एक रंग होता है बे, जा और नी। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है बैंगनी की, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी की, फिर उससे थोड़ी सी और ज्यादा जामुनी की, है ना, इस तरह से। तो जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो ये मान लीजिए वायुमंडल हो गया। वायुमंडल का मतलब होता है पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर का एरिया ऊपर यदि हम जाते हैं, तो वायुमंडल में बहुत सारी क्या होती हैं? गैसें होती हैं और बहुत सारे धूल के कण होते हैं। तो जैसे ही गैसों से या धूल के जो कण होते हैं इनसे सूर्य का प्रकाश टकराता है, तो जैसे कि ये सूर्य का प्रकाश टकराया इनसे, तो जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली चीज होती है, मतलब बैंगनी, मतलब जामुनी, ये दोनों का वायुमंडल में ज्यादा बिखराव हो जाता है और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कई लोगों को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लग रहा होगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण याद रखेंगे, ये चीज वो है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से पास करते हैं और वो कितने रंगों में डिवाइड हो जाए? 7 रंगों में। मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण न्यूटन ने खोजा था, इसके लिए उन्होंने प्रिज्म लिया था। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ये डॉक्टर सीवी रमन के रमन प्रभाव का हिस्सा है। और सीवी रमन ने रमन प्रभाव कब खोजा था? 28 फैब को। और इसलिए 28 फैब को नेशनल साइंस डे डिक्लेयर किया गया। याद रखेंगे। फिर है प्रकाश का विवर्तन और फिर है प्रकाश का व्यतिकरण। तो प्रकाश के व्यतिकरण की वजह से ही वो जो साबुन के जो बबल्स होते हैं वो कलरफुल दिखते हैं, और प्रकाश का विवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का किनारों पर मुड़ना। कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसमें जो सीधी सीधी सी बात है 26 फॉर आंसर होगा ए। मोमेंटम जो है वो दरअसल में एक वेक्टर क्वांटिटी है और बाकी जो है दाब हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब जो है ये अदिश राशि में काउंट होती हैं। अच्छा, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो याद रखेंगे प्रकाशिक तंतु उस सिद्धांत पर काम करते हैं जिस सिद्धांत पर एंडोस्कोपी काम करती है। एंडोस्कोपी दरअसल में वो टेक्निक होती है जब शरीर के अंदर के ऑर्गन सही से फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं, इसको देखने के लिए शरीर के अंदर एक वायर डाला जाता है। वो वायर भी दरअसल में ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। तो प्रकाशीय तंतु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर या प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। और याद रखेंगे इसी चीज को एमपीपीएससी पूछ चुकी है। और हीरा किस सिद्धांत के अनुसार चमकता है? तो हीरे की जो लाइटनिंग होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। अब प्रकाशिक तंतु के सिद्धांत पे काम करता है, ये पूछते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और याद रखेंगे प्रकाशीय तंतु मतलब जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, इसके खोजकर्ता एक इंडियन पर्सनैलिटी है जिनका नाम है नरेंद्र कपानी। और नरेंद्र कपानी की वजह से ही आईटी इंडस्ट्री में ऑप्टिकल फाइबर की डिस्कवरी के साथ बूम आया था। चलते हैं आगे।
किडनी की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है, मतलब किडनी किन से मिलकर बनती है? तो बहुत सारे नेफ्रॉन जब मिलते हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत सारे नेफ्रॉन जब मिलते हैं तब दरअसल में बनती है किडनी। लेकिन बहुत सारे न्यूरॉन जब मिलते हैं तब बनता है आपका मस्तिष्क और आपकी स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन की हेल्प से बनता है। किडनी की आधारभूत इकाई जो है नेफ्रॉन कहलाती है। आपके जो लंग्स होते हैं वो किसकी हेल्प से बनते हैं? तो आपके लंग्स या आपके फेफड़े एल्वियोलाई की हेल्प से बनते हैं। जंग लगना मतलब लोहे पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाना, ये दरअसल में एक प्रक्रिया है जिसे हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण। अब देखिए, कायदे से सच्चाई अगर देखी जाए तो जंग लगने में क्या होता है कि जो लोहा होता है उसकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है। यदि लोहे को हम खुले में रख देते हैं तो ये एक प्रक्रिया, इसे कहते हैं संक्षारण। मतलब लोहे के गुणों का ह्रास होने लगता है, आयरन की प्रॉपर्टी डिसइंटीग्रेट होने लगती है और आयरन के ऊपर एक लेयर बन जाती है Fe2O3.XH2O। इसे कहते हैं फेरेसोफेरिक ऑक्साइड और इसे कहते हैं जंग। याद रखेंगे ये चीज। जैसे जैसे लोहे में ऑक्सीजन ऐड होती जाएगी, जंग का भार जो है वो हमेशा बढ़ता जाएगा। कहानी सिर्फ इतनी सी कि लोहे में जो जंग लगती है वो ऑक्सीजन के कारण, मतलब ऑक्सीकरण प्रक्रिया भी है, लेकिन इसमें अपचयन प्रक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। और जब ऑक्सीकरण, मेन ऑक्सीकरण है लेकिन साथ में अपचयन भी, रिडक्शन भी, और ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के कारण होता है, आपने शायद कभी ना कभी सुना होगा, रेडॉक्स। तो अगर यहां दिया है कि लोहे में जंग का लगना कैसी अभिक्रिया है, चूंकि रेडॉक्स ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम ऑक्सीडेशन को ही राइट आंसर मानते हैं। लेकिन ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों मिलकर रेडॉक्स बनाती हैं। ये रियल आंसर होगा लोहे में जंग लगने का। एलपीजी किस चीज का मिश्रण है? अब ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, इसकी तो रिवीजन भी आप लोगों ने कर ली होगी कि एलपीजी जो सिलेंडरों में भरी होती है, चाहे वो एचपी का सिलेंडर हो चाहे वो इंडेन का सिलेंडर हो, ये आप याद रखेंगे कि एलपीजी सिलेंडरों में भरी होती है कौन सी गैस? ब्यूटेन और प्रोपेन। ये दोनों हाइड्रोकार्बन है, ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। ब्यूटेन को हम C4H10 के नाम से जानते हैं, जबकि प्रोपेन को C3H8 के नाम से जानते हैं। और एलपीजी में गंध के लिए, चूंकि ब्यूटेन और प्रोपेन ये दोनों के दोनों रंगहीन और गंधहीन होते हैं, स्मॉललेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, तो स्मेललेस, सॉरी, और ऑर्डरलेस होते हैं, रंगहीन और गंधहीन होते हैं, मतलब कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। तो इसलिए हम इनमें एक चीज यूज करते हैं, शायद आपने कभी सुना भी होगा कि एलपीजी की गंध का पता लगाने के लिए मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। और मिथाइल मरकैप्टन में याद रखेंगे सल्फर होता है, और सल्फर की वजह से ही कभी अगर एलपीजी का नॉब खुला होता है तो आपको अजीब सी स्मेल देखने को मिलती है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की जानकारी किसने सबसे पहले दी थी? तो आई थिंक इस क्वेश्चन में भी बहुत से स्टूडेंट एकदम श्योर होंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वॉटसन एंड क्रिक। तो वॉटसन एंड क्रिक ने इस बात की इंफॉर्मेशन साल 1953 में दी थी, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की जानकारी, जिसके लिए 1962 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे। रॉबर्ट हुक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। कैमिलियो गोल्जी के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता है कि इन्होंने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी, और गोल्जी बॉडी को कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, मतलब ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जबकि जो पैलाडे है इसने राइबोसोम की खोज की थी, याद रखेंगे। और राइबोसोम जो है वो चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल का सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन, सबसे छोटा कोशिकांग,
तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कोशिका में सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन कौन सा है? पैलाडे ने जिसकी डिस्कवरी की थी, राइबोसोम। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा ये चीज कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में किस रंग में प्रकाश में होगी। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जो पौधे की जो लीफ होती है, प्लांट की जो लीफ होती है, वो लीफ ब्लू लाइट को तेजी से एब्जॉर्ब करती है। मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो पौधे की पत्ती होती हैं वो किस लाइट को तेजी से एब्जॉर्ब करती हैं? ब्लू। लेकिन यदि ये लाइट मिल जाए, कौन सी लाइट मिल जाए? रेड लाइट यदि मिल जाए तो रेड लाइट की वजह से जो प्रकाश संश्लेषण है वो तेजी से संपन्न होगा। मतलब प्रकाश संश्लेषण तेजी से संपन्न होगा रेड लाइट में। लेकिन पौधे की पत्तियां किसको अवशोषित ज्यादा करती हैं? ब्लू लाइट को। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। मतलब यदि हम ब्लू लाइट भी दे रहे हैं, रेड लाइट भी दे रहे हैं, तो पौधे की पत्तियां ब्लू लाइट ज्यादा अवशोषित करेंगे, लेकिन रेड लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस जल्दी संपन्न होगा। हरित क्रांति के, अच्छा एक सिंपल सी चीज, ये व्यापक वृद्धि हुई हरित क्रांति। अभी अभी आपको एक चीज तो पता होगी, हरित क्रांति के जो पिता है नॉर्मन बोरलॉग, उनकी डेथ हुई है अभी। तो जिस वजह से हरित क्रांति से रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये हरित क्रांति जो है ये कब से कब तक हुई थी, तो ये आपको याद रखना है कि हरित क्रांति 1966 से 1967 हरित क्रांति। हरित क्रांति में MS स्वामीनाथन है जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति शब्द सबसे पहले किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। और हरित क्रांति में हम जो मैक्सिकन गेहूं था, जो कि एक हाइब्रिड स्पीसीज थी, संकर प्रजाति थी, और इसी के बाद इंडिया में प्रोड्यूस हुई सरबती सोनरा गेहूं की एक किस्म। तो कहने का मतलब है कि कौन सी किस्मों में व्यापक वृद्धि हुई, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गेहूं। तो गेहूं और चावल के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली हमको ग्रीन रेवोल्यूशन से, जो इंदिरा गांधी जी ने प्रमोट करवाई इंडिया में। फिर है अक्टूबर 2023 तक भारत सरकार रामसर स्थलों की कुल कितनी संख्या है? तो ये तो थोड़ा सा करंट की चीज है, इसको आप याद रखेंगे, है ना। 75 जो है इसका राइट आंसर होगा कि रामसर स्थलों की संख्या अभी तक जो है वो 75 है, मतलब 34 का C ऑप्शन राइट होगा। आपदा प्रबंधन के सूची का विषय है, तो कोरोना के बाद से, जो कि एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर हम मान सकते हैं, एक जैविक आतंकवाद जैसी घटना को हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो जो ये चीज है आपदा प्रबंधन, अब जो है ये अभी भी संवर्ती सूची में ही है दरअसल में। और संवर्ती सूची का मतलब होता है वे सूची जिन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने ऑर्डिनेंस बना सकती हैं या कानून बना सकती हैं। 7वीं अनुसूची में इस तरह की पूरी व्यवस्था बतलाई गई है। जैसे 7वीं अनुसूची में ही पता चलता है कि स्वास्थ्य राज्य सरकार की नैतिक जवाबदारी है, या स्वास्थ्य राज्य सरकार का अहम रोल होगा या हिस्से में आएगा। हिंद महासागर में सुनामी किस वर्ष आई थी? 36 फॉर बी। तो याद रखेंगे 2004 में, और इसी वजह से अगले साल आपदा प्रबंधन अधिनियम लाना पड़ा था। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये कब आएगा? 2005 में, सुनामी की वजह से ही। और इसको लाने वाले बंदे का नाम क्या है? निश्चित रूप में कांग्रेसी गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह। खाद्य प्रसंस्करण के जनक किसे माना जाता है? तो खाद्य प्रसंस्करण के जनक निकोलस एपर्ट को माना जाता है, जो फ्रांस के एक सेना में महत्वपूर्ण पद पर व्यक्ति थे। और फूड मटेरियल को ज्यादा वेस्ट ना किया जाए, इसके लिए उन्होंने फूड मटेरियल को ग्लास से बने कंटेनर के अंदर संरक्षित रखने का सबसे पहला जुगाड़ किया, या सबसे पहली व्यवस्था करी।
लुई पास्चर के बारे में तो आपको पता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम इन्हीं को कहते हैं। दूध का पास्चुरीकरण इन्हीं ने किया था, है ना। और लुई पास्चर जो है, इन्हीं ने रेबीज का टीका बनाया था। लुई पास्चर ने ही इस दुनिया का सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टम की भी खोज करी थी। भारत सरकार में मेगा फूड पार्क योजना में किन किन को प्रोत्साहित कर रही है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कर पाते हैं। चलिए बताइए जरा, क्या होगा आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 38 का जो राइट आंसर है, याद रखेंगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मेगा फूड पार्क आए हैं। बिल्कुल सही कहा, पहला स्टेटमेंट राइट है। फिर खराब होने वाले खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में प्रसंस्कृत करने के अपव्यय घटाने हेतु, मतलब सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, ये भी सही है। और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आइडियल कंडीशन मिलेंगी और आइडियल टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल कराई जाएगी, ये भी सही है। मतलब डी इज द राइट आंसर यहां पर। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहां से है? तो वो वहां से है जहां से मैं हूं, मतलब जबलपुर इज द राइट आंसर। चलिए, ये आंसर राइट होगा। अब इसके बाद, मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक गैस मुख्य प्रदूषक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। मोटर वाहनों से सबसे ज्यादा जो निकलती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे वायुमंडल में जितने भी वायु प्रदूषक आप जानते हैं, उनमें से 50% हिस्सेदारी तो कार्बन मोनोऑक्साइड की है। मतलब मुख्य वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही धुएं से निकली, मोटरसाइकिलों के ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं और किस गैस में कन्वर्ट हो जाती है? CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर CO मानेंगे। लेकिन CO के बाद मोटर वाहनों से जो चीज सेकंड नंबर पर निकलती है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और आपको पता ही है कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग में भी रोल प्ले करते हैं, एसिड रेन में भी रोल प्ले करते हैं। ये जो होते हैं ये एसिड रेन में भी, ग्लोबल वार्मिंग में भी, और इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं ये एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, और एक और था ओजोन डिप्लेशन, ओजोन परत क्षरण, ओजोन डिप्लेशन में भी रोल प्ले करते हैं। अच्छे से देख लीजिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड 3 जगह महत्वपूर्ण परेशानियों को जन्म देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, अम्ल वर्षा के लिए भी, और ओजोन परत क्षरण के लिए भी। और ओजोन परत क्षरण का पहला मामला साल 1974 में सुपरसोनिक जेट विमानों के द्वारा ओजोन परत क्षरित हो रही है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ही कंफर्म हुआ था। इसके बाद, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक जो हैं वो मनुष्य करता है, तो इसमें परजैविक में ए भी ऑप्शन सही हो सकता है ना। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद 17 मई 2004 से प्रभावी स्टॉकहोम संधि का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 42 का ए राइट आंसर है। संधि का संबंध है खतरनाक कीटनाशकों और विषैले रसायनों आदि OPV पर प्रतिबंध। तो ये पहला जो है वो राइट आंसर होगा इसमें। अच्छा, इसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे को नहीं लगता कि ये क्वेश्चन शायद ही कोई गलत करेगा। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर है 21 एजेंडा का संबंध किससे है, या एजेंडा 21 किसके कारण लाया गया था? तो एजेंडा 21 आप हमेशा याद रखेंगे कि इसका जो संबंध है वो है रियो सम्मेलन से, जो 1992 में हुआ था, ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और इसी को अर्थ समिट भी कहते हैं। तो एजेंडा 21 का संबंध जो है वो यहीं से है। अच्छा,
इसके जस्ट बाद इनमें से कौन वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है। अच्छा, एक चीज मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं सीधी सीधी सी चीज बता दे रहा हूं कि जो नेशनल पार्क होते हैं, मतलब राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, याद रखेंगे, जो अभयारण्य होते हैं मतलब वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, और जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ये सभी जैव विविधता संरक्षण की इन सीटू मेथड में काउंट किए जाएंगे, मतलब स्वस्थानीय संरक्षण में। और बाकी जो इनके अलावा बच जाएंगे वो सारे के सारे एक्स सीटू में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो है बी, बॉटनिकल गार्डन इन सीटू में नहीं आते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इन सीटू में कौन कौन आएगा, आप खुद ही देख लीजिए। इनके अलावा जो भी चीज है, चाहे वो जीन बैंक हो, चाहे वो जीन सीड हो, चाहे वो बॉटनिकल गार्डन हो जाए, चाहे वो एनिमल गार्डन हो जाए, है ना, ये सारे के सारे किस में आएंगे, एक्स सीटू में आएंगे। इसके बाद इनमें से इन कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई बताइए आप ही कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वन लाइनर स्टेटमेंट है, सिर्फ आपके जानने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, इसमें ए जो है वो राइट आंसर है, मतलब तारा कछुआ, मिनी मॉनिटर छिपकली, वामन शुअर, ये तीनों भारत में पाए जाते हैं। स्पाइडर वानर जो है वो इंडिया में नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा वन लाइनर स्टेटमेंट है, थोड़ा सा आपको ये याद रखना होगा। अच्छा, इसके बाद एक सामान्य स्तर की आहार श्रृंखला में कितने चरण होते हैं? तो एक खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें आइडियल 4 चरण होते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगी कि उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, वो भी 2 में डिवाइड होते हैं, और एक अपघटक होते हैं, तो टोटल 4। कई बार आपको खाद्य श्रृंखलाएं 5 स्तरों की भी मिल जाती हैं, लेकिन वो बृहद खाद्य श्रृंखलाओं में मानी जाएंगी। मतलब क्वेश्चन नंबर की 47 का जो आंसर है वो है सी 4। चलिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? हम माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? क्योंकि यहीं पर ऑक्सी श्वसन संपन्न होता है, और ऑक्सी श्वसन संपन्न होने की वजह से ही यहाँ 38 एटीपी एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिलते हैं, और एटीपी एनर्जी क्वाइन कहलाते हैं। और चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो बस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या सेलुलर रेस्पिरेशन साइट भी कहते हैं, मतलब कोशिकीय श्वसन स्थल। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो आपसे बन जाएगा। लेकिन अब आपको नेक्स्ट स्टेप याद रखना कि कोशिकीय श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन साइट, मतलब सेल में वो जगह जहां रेस्पिरेशन, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन डन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से आप यहाँ पहला सेगमेंट कंप्लीट होता है हमारे साइंस के क्वेश्चनों का। अब इसी के आगे जब हम मिलेंगे तो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।